ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड जोंग शाओ से। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही होती है क्योंकि अगले दिन एक पार्टी है। तभी उसकी दोस्त उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, कल इतने दिनों बाद अपने क्रश यांग से मिलने वाली हो, वो भी उसके बर्थडे पार्टी में, तो गिफ्ट क्या ले रही हो। इस पर जोंग शाओ झट से कवर कर लेती है और बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, यांग मेरा क्रश नहीं रहा। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड सब जानती थी। पूरे स्कूल में अगर किसी ने यांग के पीछे कैमरा लेकर घूम घूम कर सिर्फ उसी के वीडियो रिकॉर्ड किए थे तो वो जोंग शाओ ही थी। इसके बाद जोंग शाओ घर पहुंचती है, पुराना कैमरा ढूंढती है और पुराने वीडियो देखने लगती है। वो सारी यादें देखकर वो फैसला करती है कि कल मैं यही कैमरा यांग को गिफ्ट करूंगी, इन वीडियोस के जरिए ही अपने दिल की बात कह दूंगी। अगले दिन जोंग शाओ यांग की पार्टी में बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनकर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो वहां जाती है सब उसे वेट्रेस समझ लेते हैं क्योंकि उसकी ड्रेस बिल्कुल पार्टी की वेट्रेस जैसी होती है। पूरा सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट मोमेंट। यांग उसे देख पाता उससे पहले ही जोंग शाओ जल्दी से वॉशरूम चली जाती है कपड़े बदलने। वहीं वो कुछ लड़कियों को बात करते सुन लेती है। सब लड़कियां यांग के पास गई थीं, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को साइड में बुलाया सबके दिल टूट गए। ये सुनकर जोंग शाओ का भी दिल टूट जाता है। वो तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके बोलती है, मैं जो गिफ्ट लाई थी ना, उसे अच्छे से संभाल कर रखना, पार्टी में कोई सीन नहीं चाहिए। असल में जोंग शाओ अब यांग के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यांग की पहले से गर्लफ्रेंड है। लेकिन ट्विस्ट ये कि उसकी दोस्त को वो गिफ्ट मिल ही नहीं रहा। मजबूरी में जोंग शाओ खुद ही गिफ्ट ढूंढने जाती है। वो चुपचाप गिफ्ट्स के पास जाकर अपना कैमरा खोजने लगती है। तभी एक आदमी उसे देख लेता है और उसे वेट्रेस समझकर सोचता है कि ये चोरी कर रही है। वो आदमी पास आता है और पूछता है, तुम यहाँ काम करती हो? जोंग शाओ के हाथ में गिफ्ट देखकर उसे लगता है कि वो यांग को पर्सनली गिफ्ट देना चाहती है, जो उसके हिसाब से अनफेयर है। वो जबरदस्ती गिफ्ट छीन लेता है और वहीं खोल देता है। अंदर से निकलता है एक पुराना कैमरा। वो मजाक उड़ाते हुए बोलता है, इतना पुराना कैमरा यांग को ये दोगी? जोंग शाओ डर जाती है क्योंकि उस कैमरे में उसके दिल की सारी बातें रिकॉर्ड हैं। वो कैमरा वापस लेने जाती है और तभी फिसलकर गिर जाती है और यहीं से पूरा गेम पलट जाता है। सीन कट होता है और हमें 10 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है। जोंग शाओ अब स्कूल यूनिफॉर्म में होती है, बिल्कुल बच्ची जैसी। सामने खड़ा होता है यांग। जोंग शाओ सोचती है, अरे मैं तो गिरी थी, मतलब ये सपना है। वो खुद से कहती है, असल जिंदगी में तो मैं कुछ कह नहीं पाई, कम से कम सपने में तो कुछ कर सकती हूँ। इतना सोचते ही वो भागकर यांग के पास जाती है और उसके गाल पर किस कर देती है। ये सब देखकर एक टीचर आ जाता है और जोंग शाओ और यांग दोनों को स्टाफ रूम में ले जाकर डांटता है। लेकिन जोंग शाओ को लगता है कि ये सपना है, तो वो टीचर से बोल देती है, इतना टेंशन मत लो सर, वरना बाल और गिर जाएंगे। अब टीचर और ज्यादा भड़क जाता है। जोंग शाओ अब बोर हो जाती है और सोचती है इस सपने से बाहर निकलना है। वो खुद को झटका देने के लिए स्टाफ रूम की खिड़की से कूद जाती है, लेकिन फिर से सीन बदलता है और वो अस्पताल के बेड पर होती है। इस बार वो खुद को चुटकी काटती है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। तब उसे एहसास होता है कि ये सपना नहीं है, वो सच में अतीत में आ चुकी है। तभी यांग आता है और प्यार से पूछता है, दर्द तो नहीं हो रहा? चोट अभी भी दुख रही है? वो उसे घर छोड़ने जाता है और रास्ते में बोलता है, आज तुम बीमार हो इसलिए सब ठीक है, लेकिन ठीक होते ही तुम्हें आज के हर एक एक्शन की पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। यांग गुस्से में जोंग शाओ से पूछता है, इतने लोगों के सामने तुमने ऐसा क्यों किया? असल में वो उस किस की बात कर रहा होता है, लेकिन जोंग शाओ का दिमाग कहीं और ही अटका हुआ है। वो यांग की बातों पर ध्यान ही नहीं देती और सोचने लगती है, मैं अचानक 10 साल पीछे अतीत में कैसे आ गई? तभी उसे याद आता है कि ये सब तब हुआ था जब वो उस आदमी से कैमरे के लिए लड़ रही थी। अब उसे समझ आ जाता है कि वो कैमरा ही टाइम ट्रैवल की चाबी है और अगर उसे वापस भविष्य में जाना है तो उसी कैमरे की मदद से ही जाना पड़ेगा। ये सोचते ही जोंग शाओ बिना कुछ कहे यांग को बाय बोलती है और भाग जाती है। लेकिन तभी एक और अजीब चीज होती है। रात अचानक दिन में बदल जाती है और जोंग शाओ खुद को फिर से स्कूल में पाती है। इसके बाद जोंग शाओ कई बार स्कूल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार जैसे ही वो बाहर जाती है, सीन स्विच और वो वापस उसी क्लास में पहुंच जाती है। ऐसा 5-6 दिन तक चलता रहता है, मतलब बिना घर जाए वो लगातार स्कूल में ही फंसी रहती है। अब जोंग शाओ पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। वो यांग के पास जाकर पूछती है, क्या ये स्कूल मुझे किसी मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच रहा है? यांग को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती और वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जोंग शाओ नोटिस करती है कि वो स्कूल के बाहर खड़ी है। उसे लगता है, ओके, अब तो मैं घर जा सकती हूँ।
लेकिन जैसे ही वो भागने लगती है, सीन स्विच, और वो फिर से अपनी क्लास में। अब जोंगशाओ पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है। तभी उसे एक पैटर्न समझ आता है। जब भी वो यांग से दूर जाती है, टाइम स्विचिंग शुरू हो जाती है, और जब वो यांग के पास होती है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। मतलब अगर उसे ये टाइम स्विच रोकना है तो उसे यांग के पास ही रहना पड़ेगा। लेकिन यहीं से उसकी लाइफ और भी ज्यादा खराब हो जाती है। खाना खाने बैठी, स्विच। गेम खेल रही है, स्विच। लड़कों को स्टॉक कर रही है, यांग आते ही स्विच। अब जोंगशाओ पूरी तरह पक चुकी होती है और सोचती है, मैं यांग को हर समय अपने पास कैसे रखूं? तभी उसे एक आइडिया आता है। बिना शर्माए वो सीधे यांग को बोल देती है, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? लेकिन यांग को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो साफ साफ मना कर देता है, नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगले दिन क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट होता है। जोंगशाओ मन ही मन सोचती है, बस किसी भी हालत में यांग की डेस्क पार्टनर बनना है। लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं देती। फिर वो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती है जो यांग के साथ बैठता है, प्लीज सीट एक्सचेंज कर लो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। वो मान जाता है और अब जोंगशाओ उसके लिए मजदूर जैसी मेहनत करने लगती है। यांग ये सब देख लेता है और उस लड़के से कहता है, अब से जोंगशाओ तुम्हारा काम नहीं करेगी। यांग की ये अच्छाई देखकर जोंगशाओ आखिरकार सब सच बता देती है। टाइम स्विचिंग, भविष्य से आने की बात, और ये भी कि असल में उसकी उम्र 27 साल है। यांग सब ध्यान से सुनता है और फिर बोलता है, तुम्हें अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए, तुम बिल्कुल बकवास कर रही हो। यानी यांग एक शब्द में नहीं मानता। जोंगशाओ सोचती है, अगर मैं यांग के पास बैठूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यांग ना उसे पढ़ाता है न मदद करता है। उल्टा दोनों के बीच हर समय झगड़े चलते रहते हैं। एक दिन यांग बारिश की वजह से लेट आता है। उसके हाथ पर कीचड़ लगा होता है। जोंगशाओ उसे टिश्यू देती है, लेकिन हाथ ठीक से साफ नहीं होता। वो खुद उसका हाथ साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन यांग गुस्से में बोल देता है, मुझे छूने की जरूरत नहीं है, और उठकर चला जाता है। जोंगशाओ को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है, पता नहीं बचपन में मुझे ये क्यों पसंद था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यांग वॉशरूम में अपना हाथ साफ कर रहा है। उसके कंधे पर मार के निशान होते हैं, जैसे कोई उसे पीटता हो। यहीं से इशारा मिलता है कि शायद यही वजह है कि यांग लोगों से दूरी बनाकर रखता है। कुछ दिन बाद जोंगशाओ सुनती है कि कैंटीन में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसे याद आता है कि अतीत में इसी वजह से यांग को चोट लगी थी। वो यांग को वार्न करती है, कैंटीन मत जाना वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। यांग फिर से उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन जब कुछ सामान यांग के ऊपर गिरने वाला होता है, जोंगशाओ उसे धक्का देकर बचा लेती है और खुद उसके ऊपर गिर जाती है। तभी वो यांग की गर्दन पे लाल निशान देखती है। धीरे धीरे वो नोटिस करती है कि कभी यांग का कंधा दुखता है, कभी सीने में दर्द। एक दोस्त होने के नाते वो पूछती है, अगर कोई तुम्हें बुली कर रहा है तो मुझे बता सकते हो। लेकिन यांग कुछ भी नहीं बताता। फिर टीचर एक टास्क देता है, हर स्टूडेंट को अपने डेस्क पार्टनर के घर जाकर ये रिकॉर्ड करना है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करता है। जोंगशाओ अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, इसलिए वो यांग के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि यांग के पापा बहुत अच्छे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए उससे बात करते हैं। रात हो जाती है और जोंगशाओ घर के लिए निकल जाती है। तभी उसे याद आता है, मेरा कैमरा तो यांग के घर रह गया। वो वापस दौड़कर जाती है। इस बार यांग के पापा बहुत गुस्से में गेट खोलते हैं। जोंगशाओ बस इतना बोलती है, मेरा कैमरा भूल गई हूँ, प्लीज दे दीजिए। यांग के पापा कैमरा गेट पर ही उसे दे देते हैं और एक झूठ बोलते हैं। यांग के पापा कहते हैं कि यांग अपने दोस्त के घर गेम खेलने गया है। पहले तो ये सुनकर जोंगशाओ को लगता है कि शायद यांग के पापा सही बोल रहे हों, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके दिमाग में एक सवाल आता है, भाई रात में कौन गेम खेलने जाता है? तभी उसे कुछ और बातें याद आने लगती हैं। यांग के कमरे में टूटे हुए कांच के टुकड़े और एक दिन यांग का कहा हुआ वो वाक्य, मेरे पापा कभी कभी ज्यादा पी लेते हैं और खुद पर कंट्रोल खो देते हैं। अचानक जोंगशाओ को याद आता है कि उसका कैमरा अभी भी ऑन था। वो तुरंत कैमरा चेक करती है और जो वो देखती है वो दिल हिला देने वाला होता है। जोंगशाओ के जाने के बाद यांग के पापा ने यांग को बुरी तरह पीटा था। अब जोंगशाओ को सच्चाई समझ आ जाती है। यांग के हाथ पैर पर जो निशान होते थे वो सब कहाँ से आते थे। ये जानकर जोंगशाओ बिना एक पल गंवाए यांग को ढूंढने निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे यांग एक पार्क में अकेला बैठा हुआ मिल जाता है। वो उसके पास जाकर बोलती है, अब मुझे सब पता चल चुका है, अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। फिर वो पूछती है, तुमने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? यांग शांत आवाज में जवाब देता है, आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं होता। फिर वो अपनी कहानी बताता है। यांग के पापा शराब पीकर उसकी माँ को मारते थे। शुरुआत में यांग सिर्फ देखता था और अंदर ही अंदर टूट जाता था।
एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, आप यहाँ से क्यों नहीं चली जाती? माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा ने वादा किया है, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ। एक दिन यांग की माँ ने फैसला किया कि वो तलाक लेंगी। ये सुनकर यांग के पापा रोने लगे, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन शराब पीने के बाद वो फिर वही करता, मारपीट। ये सब सालों तक चलता रहा। यांग थोड़ा बड़ा हुआ और अब वो अपनी माँ को पिटते हुए नहीं देख सकता था। एक दिन उसने अपने पापा से कहा, माँ को मत मारो, अगर गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकाल लो। और शर्म की बात ये कि उसके पापा ने अपने ही बेटे को पीटना शुरू कर दिया। यांग जोंग शाओ से कहता है, मेरा सिर्फ एक सपना है, पढ़ाई पूरी करके माँ को यहाँ से दूर ले जाना। लेकिन अभी भी 1 साल और 35 दिन बाकी हैं। यांग हर दिन गिन रहा होता है, क्योंकि हर दिन उसके लिए और ज्यादा भारी होता जा रहा है। ये सब सुनकर जोंग शाओ के मन में यांग के लिए सम्मान आ जाता है, क्लास का टॉपर, सबका इंस्पिरेशन, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ। अगले दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। जोंग शाओ और यांग, इन दोनों के अलावा सबके पेरेंट्स आते हैं। जोंग शाओ के पेरेंट्स दूर रहते हैं, यांग की माँ काम में बिजी होती है और यांग के पापा तो आने की हालत में ही नहीं होते। तभी टीचर अनाउंस करती है, आज हमारे बीच एक गेस्ट स्पीकर आए हैं, और वो गेस्ट स्पीकर होता है यांग का पापा। वो मंच पर आकर खुद की तारीफ करने लगता है। कुछ लोग कहते हैं बच्चों को समझाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने कभी यांग पर पाबंदी नहीं लगाई, फिर भी देखिए वो पढ़ाई में कितना अच्छा है। ये सब सुनकर यांग अंदर ही अंदर उबल रहा होता है, क्योंकि वो अपने पापा की असली सच्चाई जानता है। यांग का गुस्सा देखकर जोंग शाओ चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेती है, ताकि वो खुद को कंट्रोल कर सके। पीटीएम खत्म होती है। इसके बाद टीचर क्लास में अनाउंस करती है, इस बार सभी स्टूडेंट्स को वायलेंस पर एक स्टोरी बनानी है। टीचर आगे कहती है, हमें हमेशा हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पीड़ित डर के कारण चुप रहते हैं, उन्हें लगता है कोई उनका साथ नहीं देगा। लेकिन अगर पीड़ित चुप रहा तो अपराधी और ज्यादा बेखौफ हो जाता है। जिस दिन पीड़ित आवाज उठाता है, उसी दिन अपराधी अपने आप चुप हो जाता है। जोंग शाओ की ये बात पूरी क्लास को पसंद आती है, सब तालियां बजाते हैं। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे, जोंग शाओ ये सब यांग के लिए कह रही थी। इन बातों से यांग की माँ को भी हिम्मत मिलती है। वो फैसला करती है, अब मैं तलाक जरूर लूंगी। यांग का पापा गिड़गिड़ाता है, प्लीज तलाक मत दो। लेकिन इस बार यांग की माँ का फैसला पक्का होता है। अब यांग की माँ पूरी तरह स्ट्रांग हो चुकी होती है। वो सोचती है, सिर्फ तलाक नहीं लूंगी, मैंने एक वकील भी हायर कर लिया है। अब केस ऐसा बनेगा कि यांग के पापा को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आखिरकार यांग अपने पापा के डर से आजाद हो जाता है। सबसे पहले वो जोंग शाओ से कहता है, थैंक यू जोंग शाओ, अगर तुम नहीं होती तो मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं आती। यांग आगे बताता है कि उसकी माँ अब थोड़ा ज्यादा काम करेंगी और उस पैसों से यांग के लिए एक अलग कमरा लेंगी, ताकि पढ़ाई पूरी होने तक वो सुरक्षित रह सके। और पढ़ाई खत्म होते ही यांग खुद भी कमाने लगेगा। अब सीन शिफ्ट होता है। जोंग शाओ अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक उसकी नींद खुलती है और वो कंफ्यूज हो जाती है, मैं अपने कमरे में कैसे आ गई? मैं तो हमेशा यांग के आसपास ही फंसी रहती थी। तभी उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। दरअसल यांग और उसकी माँ नीचे जोंग शाओ की दादी से बात करने आए होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो जोंग शाओ की दादी हैं। वो यांग के लिए कमरा लेने आए होते हैं। दादी साफ मना कर देती हैं, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है और मेरी पोती किसी को कमरा नहीं देगी। ये सुनते ही जोंग शाओ सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे आती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, रूम शेयर करना यांग के साथ, इजी। वो यांग को अपने कमरे में ले जाती है और वही उसका कमरा बना देती है। रात को जोंग शाओ पानी पीने उठती है, लेकिन नींद में गलती से यांग के कमरे में चली जाती है। कट टू नेक्स्ट मॉर्निंग, दोनों एक ही बेड पर सोते हुए उठते हैं। क्लास में जोंग शाओ पूरी तरह नींद में होती है। एक लड़का उससे पूछता है, तू कल सोई नहीं क्या? नींद में ही जोंग शाओ बोल लेती है, सब यांग की गलती है, वो मेरे बालों के ऊपर लेटकर सो रहा था। अगले ही पल उसे एहसास होता है, मैं ये क्या बोल रही हूँ। लेकिन तब तक पूरी क्लास सुन चुकी होते हैं। सबकी नजरें सीधी यांग और जोंग शाओ पर टिक जाती हैं। अब ड्रामा में एग्जाम टाइम आ जाता है। मिड टर्म के रिजल्ट में जोंग शाओ के मार्क्स काफी कम आते हैं। उसके पापा उसे कॉल करके कहते हैं, अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर उसे लालच देते हैं, अगर अच्छे मार्क्स लाए तो कॉन्सर्ट की टिकट दिलाऊंगा। अब जोंग शाओ की लाइफ का एक ही गोल होता है, कॉन्सर्ट टिकट। लेकिन पापा एक और शर्त रख देते हैं, सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं, टॉप 10 में आना होगा। अब जोंग शाओ सोचती है, मुझे यांग की हेल्प लेनी पड़ेगी। पहले तो यांग मना कर देता है,
लेकिन फिर उसे याद आता है कि जोंग शाओ ने ही उसे अपने पापा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दी थी, तो वो मान जाता है। यहीं से एक नया एंगल शुरू होता है। क्लास की गर्ल टॉपर एम को लगता है कि उसे यांग पसंद है। वो देखती है कि यांग फ्री टाइम में जोंग शाओ को पढ़ा रहा है। जलन में आकर वो यांग से कहती है, टीचर ने कहा है कि टॉपर्स को टॉपर्स के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन यांग की प्रायोरिटी अब जोंग शाओ होती है। अब एम सोचती है, ठीक है, बदला लिया जाएगा। क्लास में टीचर एक सवाल पूछती है और एम बोल देती है, जोंग शाओ इसे सॉल्व कर लेगी। जोंग शाओ बोर्ड पर जाती है और उसे कुछ भी नहीं आता। सजा में उसे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। अगले सीन में यांग अपने कमरे में किसी से बात कर रहा होता है। असल में उसने किसी को कुछ फोटो भेजी होती हैं और उनमें एक फोटो यांग और जोंग शाओ की भी होती है। तभी जोंग शाओ सवाल पूछने के लिए कमरे में घुस जाती है। यांग तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है। जोंग शाओ को शक हो जाता है, ये क्या देख रहा था, इतनी जल्दी स्क्रीन क्यों बंद की। वो अजीब सी स्माइल देकर बाहर चली जाती है। अगले दिन खाते वक्त जोंग शाओ अपनी प्लेट से खाना उठाकर यांग को देती है, तुम्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब रिजल्ट डे आता है। जोंग शाओ दौड़ते हुए अपना रिजल्ट देखने जाती है और मेहनत रंग लाती है। वो टॉप 10 में आ जाती है। पापा ने जो वादा किया था उसके मुताबिक जोंग शाओ 2 कॉन्सर्ट टिकट बुक करती है, एक अपने लिए और एक यांग के लिए। यांग मना कर देता है, लेकिन जोंग शाओ जबरदस्ती बोलती है, कल का दिन बहुत मेमोरेबल होने वाला है, चलना ही पड़ेगा। यांग मन ही मन सोचता है, मेमोरेबल नहीं, कल तो बस मुसीबत आने वाली है। और सच में कॉन्सर्ट पूरी तरह हाउसफुल होता है। भीड़ देखकर जोंग शाओ को थोड़ा डर लगने लगता है और तभी एक और झटका, उसकी टिकट गुम हो जाती है। वो सोच ही रही होती है कि चलो यांग की टिकट तो होगी, लेकिन जब यांग चेक करता है उसकी टिकट भी गायब। अब जोंग शाओ का दिल टूट जाता है। इतनी मुश्किल से टिकट मिली थी, बस में धक्के खाकर, इतनी मेहनत करके, और अब कॉन्सर्ट के बाहर खड़ी है। वो गार्ड से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज हमें अंदर नहीं तो कम से कम गेट के पास से ही सुनने दीजिए, लेकिन गार्ड साफ मना कर देता है। जोंग शाओ उदास होकर बाहर बैठ जाती है। यांग समझ जाता है कि वो कितना अपसेट है। तभी यांग को एक प्यारा सा आइडिया आता है। वो कॉन्सर्ट में चल रहे वही गाने अपने फोन पर प्ले करता है। ईयरफोन का एक हिस्सा जोंग शाओ के कान में और दूसरा अपने कान में डालता है। दोनों वहीं बैठकर गाने सुनते हैं। भीड़ नहीं, स्टेज नहीं, लेकिन मोमेंट परफेक्ट। अगले दिन जोंग शाओ को पता चलता है कि यांग ट्यूशन गया हुआ है। वो हैरान हो जाती है, मैं यांग से इतनी दूर हूँ, फिर भी टाइम स्विच क्यों नहीं हो रहा। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद वो यांग की नोटबुक में ग्रुप फोटो देखती है। यांग उस फोटो को ध्यान से देख रहा होता है। जोंग शाओ सोचती है, यांग मुंग को पसंद करता है, शायद उसी को देख रहा होगा। लेकिन तभी वो नोटिस करती है, उस फोटो में वो खुद भी है। उसे लगता है, अगर यांग की नजर मुंग पर गई हो तो कम से कम एक बार मुझ पर भी तो पड़ी होगी। यहीं से उसे लगता है कि शायद यही टाइम स्विच रोकने का तरीका है। वो चुपके से अपनी कुछ फोटो यांग की डायरी में रख देती है और यांग को इसकी भनक तक नहीं लगती। अगले दिन एक स्टूडेंट यांग से उसकी नोटबुक मांगता है। यांग बिना देखे दे देता है। अब उस लड़के को जोंग शाओ की फोटो मिल जाती है। वो यांग से पूछता है, तूने उसकी फोटो क्यों रखी है। यांग समझ जाता है कि ये सब जोंग शाओ की हरकत है और वो चुपचाप उसे देखने लगता है। अब कहानी में एंट्री होती है मूंग के डार्क साइड की। घर जाते वक्त रास्ते में 2 लड़कियां और एक लड़का जोंग शाओ को घेर लेते हैं। असल में मूंग ने ही उन्हें भेजा होता है। वो धमकाते हैं, अगर तूने मूंग के बारे में कुछ भी फैलाया तो तुझे बहुत मारेंगे, क्योंकि जोंग शाओ ने देखा था मूंग एग्जाम पेपर चुरा रही थी। तभी जोंग शाओ के दिमाग में एक चालाक आइडिया आता है। वो बोल देती है, क्या तुम लोग लिन को जानते हो? अगर मेरे साथ कुछ किया तो मैं उसकी शिकायत कर दूंगी। असल में जोंग शाओ को खुद नहीं पता होता कि लिन नाम का कोई इंसान है भी या नहीं, लेकिन उसकी किस्मत साथ दे देती है। तीनों लोग लिन को जानते होते हैं। उन्हें लगता है कि जोंग शाओ शायद लिन की गर्लफ्रेंड है। डर के मारे वो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन यही जोंग शाओ खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। लिन को पता चल जाता है कि कोई लड़की खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बता रही है, जिसे उसने आज तक देखा भी नहीं। अगले दिन कुछ लड़कियां जोंग शाओ के पास आती हैं। लिन ने बुलाया है। लिन भी देखना चाहता होता है कि आखिर वो लड़की कौन है जो खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बता रही है। जैसे ही वो जोंग शाओ को देखता है वो चौंक जाता है और गुस्से में बोलता है, तो तुम हो वो लड़की। ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। कुछ बदमाश लड़के जोंग शाओ को अपने साथ ले जाते हैं। ये खबर यांग तक भी पहुंच जाती है। यांग घबराकर दौड़ पड़ता है, मुझे जोंग शाओ को बचाना होगा। लेकिन सीन बिल्कुल अलग होता है। जोंग शाओ बिना किसी डर के लिन के सामने खड़ी होती है। लिन उसे डराने की पूरी कोशिश करता है, फिर बोलता है, मैं तुम्हारी गलती माफ कर देता हूँ, लेकिन बदले में तुम कुछ समय तक मेरी गर्लफ्रेंड बनी रहोगी और मेरे कुछ ऑर्डर मानोगी। जोंग शाओ सीधे मुंह पर जवाब देती है, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। ये सुनकर लिन खुद ही आहत हो जाता है।
वो डराना चाहता था, लेकिन जोंगशाओ बिल्कुल भी नहीं डरी। वो फिर से उसे डराने की कोशिश करता है और तभी लिन से गलती से पाद निकल जाती है। जोंगशाओ जोर से हंस पड़ती है। लिन पूरी तरह शॉक। अब लिन की ये मासूमियत देखकर जोंगशाओ उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है, कोई बात नहीं। जोंगशाओ बोल देती है, ठीक है, जो भी कहोगे मैं करूंगी। उसी पल यांग वहां पहुंच जाता है और जोंगशाओ को लिन से खींचकर अलग कर देता है। यांग का रिएक्शन देखकर लिन को गलतफहमी हो जाती है। लिन यांग से पूछता है, क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? ये सवाल सुनते ही माहौल पूरा ऑकवर्ड हो जाता है। थोड़ा रुककर यांग बोलता है, नहीं, ये मेरी नॉर्मल क्लासमेट है। यांग की एंट्री की वजह से लिन वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते जोंगशाओ को उसकी प्रॉमिस फिर से याद दिला देता है। इसके बाद एक एक करके कुछ लड़के जोंगशाओ को देखने लगते हैं और फुसफुसाते हैं, क्या ये वही है लिन की गर्लफ्रेंड? यांग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी जोंगशाओ को ऐसे देखे, तो वो चुपचाप उसके सामने खड़ा हो जाता है ताकि कोई उसे ठीक से देख ही ना पाए। अब सीन शिफ्ट होता है स्टाफ रूम में, जहां लिन भी मौजूद होता है। याद होगा, पिछली बार जोंगशाओ ने खिड़की से छलांग लगा दी थी। इसी वजह से टीचर उससे अपॉलॉजी लेटर लिखने को कहती है। टीचर प्यार से समझाती है, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो स्कूल पर भी केस बनता और तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाती। लेकिन जोंगशाओ अपने ही ख्यालों में बड़बड़ाती रहती है, सर क्या बोल रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं थी। धीरे धीरे जोंगशाओ और लिन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ये सब देखकर यांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपने दोस्त से पूछता है, अगर कोई लड़की किसी लड़के की हर तरह से मदद करे, उसके सारे काम कर दे, तो इसका मतलब क्या होता है? दोस्त बोलता है, शायद वो लड़की उस लड़के को पसंद करती है और जल्द ही उसे प्रपोज करने वाली है। ये सुनते ही यांग का दिल बैठ जाता है। घर जाकर भी वो बस लिन प्लस जोंगशाओ के बारे में ही सोचता रहता है और ऊपर से जोंगशाओ और भी आग में घी डाल देती है। आधी रात को वो घर से बाहर निकलती है लिन से मिलने के लिए। लिन उससे मिलता है और बोलता है, कल ब्रेकफास्ट में मेरे लिए कुछ स्पेशल चीज लाना। साथ ही वो जोंगशाओ के लिए उसका फेवरेट मिल्क शेक भी लाता है। दूर से ये सब देखकर यांग अंदर ही अंदर जल रहा होता है। अगले दिन क्लास में लिन आकर जोंगशाओ का लंच बॉक्स उठा लेता है। यांग और उसका दोस्त ये सब देख लेते हैं। दोस्त पूछता है, कल जिस लड़की की बात कर रहे थे वो जोंगशाओ थे ना? लगता है उसे लिन पसंद है। अब पीरियड में टीचर सबको सिटअप्स लगाने को कहती है। सबसे ज्यादा सिटअप्स लिन करता है। दूसरे नंबर पर यांग आता है। नॉर्मली यांग को सेकंड आना बुरा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पर लिन है, ये बात उसे चुभ जाती है। यांग बोलता है, मैम मैं एक बार और करना चाहता हूँ। अब लिन भी अलर्ट हो जाता है। दोनों फिर से सिटअप्स लगाने लगते हैं। कभी लिन आगे, कभी यांग आगे। पूरी क्लास खड़ी होकर ये लाइव कंपटीशन देखने लगती है। सब दोनों को चीयर कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का बोल देता है, लगता है जोंगशाओ का एक्स और उसका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड आपस में भिड़े हैं। ये सुनते ही जोंगशाओ उस लड़के को पीटना शुरू कर देती है। आखिर में दोनों रुक जाते हैं और दोनों ने मिलकर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो ना पहले किसी ने बनाया, ना शायद आगे कोई बना पाएगा। इसके बाद लिन जोंगशाओ के पास आता है और बोलता है, मेरे साथ डेट पर चलोगी? असल में लिन बस ये जानना चाहता है कि डेट होती क्या है और लोग डेट पर क्या करते हैं। वो वादा करता है कि डेट के बाद वो जोंगशाओ से कोई काम नहीं करवाएगा। जोंगशाओ कंफ्यूज हो जाती है, इसे डेट पर क्यों जाना है? फिर सोचती है, मुझे तो बस अपने कामों से आज़ादी चाहिए। इसीलिए वो डेट के लिए हाँ कर देती है। यांग उसे कॉल करता है। वो पूछती है, इतने सिटअप्स के बाद पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? यांग बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले ही सेकंड उसके पेट में दर्द उठता है और उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है। रात को जोंगशाओ डेट के लिए कपड़े चुन रही होती है। यांग ये सब देख लेता है और पूछता है, कल कुछ स्पेशल है क्या? बिना सोचे जोंगशाओ सब सच बता देती है, मैं कल लिन के साथ डेट पर जा रही हूँ। यांग के दिल में कुछ टूट सा जाता है। जोंगशाओ के हाथ में जो कपड़े होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन यांग बोल देता है, ये कपड़े गंदे हैं। असल में वो नहीं चाहता था कि जोंगशाओ लिन के सामने बहुत ज्यादा अच्छी लगे। अगले दिन जोंगशाओ लिन से मिलने जाती है। दोनों पार्क में मिलते हैं। लिन बहुत अजीब कपड़े पहन कर आया होता है। असल में वो इम्प्रेस करना चाहता है। जोंगशाओ मन में सोचती है, मुझे इसका लुक बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे भी वो इस डेट को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि उसे पता है ये बस एक एक्सपीरियंस है। डेट खत्म होगी और उसे लिन से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन जोंगशाओ के डेट पर जाते ही यांग भी चुप नहीं बैठता। वो भी अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाता है और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है मंग से। डेट वाले दिन पार्क में यांग भी पहुंच जाता है और मंग के साथ दिख जाता है। अब जोंगशाओ जलने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो लिन को नहीं, यांग को देख रही है।
डेट खराब हो जाती है। लिन भी समझ जाता है कि जोंगशियाओ का दिल कहीं और है। रात को घर लौटने पर यांग दिख जाता है, जो बहाना बनाकर वहां रुका होता है। उसके हाथ में किताब उल्टी होती है। जोंगशियाओ मुस्कुरा देती है। अगली सुबह यांग खाना बनाकर रख देता है। जोंगशियाओ को कैलेंडर देखकर पता चलता है आज यांग का बर्थडे है। वो केक लाकर सरप्राइज देती है, लेकिन फिर उसकी डायरी गुम हो जाती है। स्कूल में बच्चे उसकी डायरी पढ़कर टाइम ट्रैवल का मजाक उड़ाते हैं। यांग ये सहन नहीं कर पाता और सबके सामने डायरी छीन लेता है। लिन भी पीछे से उन बच्चों को सबक सिखाता है। टीचर को लगता है कि जोंगशियाओ और लिन के बीच कुछ है, लेकिन दोनों साफ कर देते हैं। लिन आखिर में जोंगशियाओ से कहता है, जब तक तुम यांग को पसंद करती रहोगी वो भी तुम्हें करता रहेगा। ये कहकर लिन कहानी से बाहर चला जाता है और जोंगशियाओ समझ जाती है कि उसका दिल कहाँ है। रूफटॉप पर यांग पहली बार कहता है कि वो टाइम ट्रैवल पर भरोसा करता है, क्योंकि ये बात जोंगशियाओ ने कही है। ये सुनकर जोंगशियाओ खुश हो जाती है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर जोंगशियाओ फिर से टाइम ट्रैवल करती है तो वो भविष्य में लौट जाएगी और दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यांग जोंगशियाओ से वादा करता है, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजने में मदद करूंगा। ये सुनकर जोंगशियाओ थोड़ी उदास हो जाती है। वो कहती है, मैंने कई बार टाइम ट्रैवल करने की कोशिश की, लेकिन अब रास्ता ही नहीं मिल रहा। अगले दिन क्लास में फिर वही बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं, टाइम ट्रैवलिंग सिस्टर। लेकिन तभी अचानक कुछ बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और बताते हैं कि ऑडिटोरियम गिर गया है। ये वही बात होती है जो जोंगशियाओ पहले ही बता चुकी थी। अब सबको यकीन हो जाता है वो सच में भविष्य से आई है। सारे बच्चे उसे घेर लेते हैं। जोंगशियाओ मजाकिया अंदाज में बोलती है, लाइन में खड़े हो जाओ, मैं सबका फ्यूचर बताऊंगी। यांग चुपचाप पास बैठा रहता है, उसे देखता है और मुस्कुराता रहता है। क्लास के बाद यांग और जोंगशियाओ फिर से कोशिश शुरू करते हैं कि वो वापस जा सके। जोंगशियाओ को लगता है कि शायद पार्टी वाली जगह की वजह से उसने टाइम ट्रैवल किया था। दोनों वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां सिर्फ खाली मैदान होता है। फिर दोनों इंटरनेट पर सर्च करते हैं और वहां लिखा मिलता है कि दो लोग अगर किस करें तो टाइम ट्रैवल हो सकता है। अब दोनों के बीच पूरा ऑकवर्ड साइलेंस। घबराहट में यांग वही ड्रिंक पी लेता है जो जोंगशियाओ ने रखी थी और वहीं सो जाता है। जोंगशियाओ सोचती है, एक बार ट्राई कर लेती हूँ। वो यांग के गाल पर किस करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। वो फिर उदास हो जाती है, लेकिन दिल के किसी कोने में खुश भी होती है। यांग होश में आता है तो जोंगशियाओ सो चुकी होती है। यांग उसे गोद में उठाकर चुपचाप उसके कमरे तक छोड़ देता है। अब दोनों एक ही बात तय कर लेते हैं, जब तक जोंगशियाओ इस दुनिया में है हर पल साथ जिएंगे। कुछ दिन बाद दोनों दुकान में लाइन में खड़े होते हैं। तभी एक कपल लाइन तोड़कर आगे आ जाता है। जोंगशियाओ को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे बहस करने लगती है। अचानक उसकी नाक से खून आने लगता है। वो कपल डर जाता है और भाग जाता है। यांग उसे घर लाता है, पट्टी करता है, लेकिन उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है। स्कूल में डांस फंक्शन के दौरान जोंगशियाओ डांस करते करते बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर भी समझ नहीं पाते कि उसे हो क्या रहा है। यांग अंदर से टूट जाता है। जोंगशियाओ उसे दिलासा देती है, शायद बीपी लो हो गया होगा। लेकिन दोनों जानते हैं ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इस दुनिया की नहीं है। उसका यहाँ ज्यादा दिन रहना सही नहीं। एक रात यांग उसे दूध देने आता है। तभी जोंगशियाओ पूछती है, क्या तुम कल मेरे साथ सूर्योदय देखने चलोगे? यांग बिना सोचे कह देता है, हाँ। अगले दिन दोनों समुद्र किनारे सूर्योदय देखने जाते हैं। जोंगशियाओ बहुत खुश होती है। यांग भी उसकी खुशी में खुश होता है, लेकिन अचानक उसकी नाक से फिर खून बहने लगता है। वो यांग से छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन यांग सब देख लेता है। अब यांग समझ जाता है उसे अब और रोकना गलत होगा। यांग बैग से कैमरा निकालता है। जोंगशियाओ घबरा जाती है। वो कैमरा छुपा चुकी थी, लेकिन पता नहीं वो यांग के हाथ कैसे आ गया। यांग कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता था कि तुम इसी दुनिया में रहो, लेकिन तुम्हारी हालत बिगड़ती जा रही है। मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। तुम अपनी दुनिया में जाओ, खुश रहो, और एक दिन मैं खुद तुम्हारी दुनिया में आकर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। ये सुनकर जोंगशियाओ रो भी रही है और मुस्कुरा भी रही है। फिर सीन कट होता है। अब जोंगशियाओ खुद को यांग के बर्थडे से एक दिन पहले पाती है। वो फोन देखकर सोचती है, क्या ये सब सपना था या सच में मैंने टाइम ट्रैवल किया? अगले दिन वो यांग की पार्टी में पहुंचती है और यहीं से कहानी अगले मोड़ पर जाती है। लेकिन यहाँ जोंगशियाओ बहुत ज्यादा उदास होती है। तभी उसकी नज़र एक वेट्रेस पर पड़ती है और वो चौंक जाती है, क्योंकि वेट्रेस की ड्रेस बिल्कुल उसकी जैसी ही होती है। यहीं पर जोंगशियाओ को पूरा यकीन हो जाता है वो सच में टाइम ट्रैवल करके वापस आ चुकी है।
इसके बाद ज़ोंगशियाओ सीधे समुद्र किनारे पहुंचती है। ये वही बीच है जहां पिछली बार उसने और यांगबे साथ में सूर्योदय देखा था। वहां खड़े होकर उसे यांग के साथ बिताया हर एक पल याद आने लगता है। हंसी, लड़ाइयाँ, कैर, प्यार, सब कुछ। यांग को याद करते करते वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वो पीछे मुड़ती है और देखती है यांग उसके ठीक पीछे खड़ा है। यांग मुस्कुराते हुए कहता है, किसी ने मुझे पिछली बार बताया था कि तुम मुझसे माफी भी किस देकर मांग सकती हो, तो क्या वो नियम अभी लागू है या नहीं? ये लाइन सुनते ही सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। ये वही बात होती है जो खुद ज़ोंगशियाओ ने पहले कही थी जब वो खिड़की से कूद गई थी। वर्तमान में वापस आते ही ज़ोंगशियाओ मुस्कुराती है, शर्माती है और उसकी आंखों में आंसू और खुशी दोनों होते हैं। यांग धीरे धीरे उसके पास आता है और फिर यांग ज़ोंगशियाओ को किस करता है और इसी के साथ इस टाइम ट्रैवल और रोमांस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो।